हेलो बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो 5 अप्रैल को टेस्ट पेपर हुआ था उस पर सारा एनालिसिस देखें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे आया था उसका पेपर। इन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। पेपर टेक्निकली कुछ बच्चों का ओपिनियन था कि डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे देखने पे लगा कि पेपर ट्रिकी ज़्यादा था, डिफिकल्ट कम था। तो जरा देखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है इसमें। कह रहा है पहला प्रॉब्लम एक वर्नियर कैलिपर्स का प्रॉब्लम था। सिंपल सी बात थी, वर्नियर कैलिपर्स को सॉल्व कर लिए हम लोग। कह रहे हैं एक मीन स्केल है वर्नियर कैलिपर्स की, जो कि मिलीमीटर में दिया हुआ है। वर्नियर 10 डिवीजन में डिवीजन है, 10 डिवाइजन में डिवाइडेड है, जो कि 9 एमएसडी के बराबर होते हैं। रीडिंग ऑफ गिवन सिचुएशन विल बी। तो पहला केस कुछ नहीं लगाया गया है, तो ये 0 एरर के लिए सिचुएशन हो गया है। दूसरा केस में रीडिंग ली गई है। तो जरा देखते हैं कि पहली बात, अगर यहाँ 10 और 9 एमएसडी वाला सीन होता है तो सीधा हम लोग लगा लेते हैं। इसका लीस्ट काउंट सीधा लिखते हैं, कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। 10 9 मेन स्केल वाला डिवीजन वाला याद है कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है। अगर लिस्ट काउंट इसका फिक्स हो गया है तो उसके बाद हम क्या लेंगे, जीरो रन निकालेंगे। अच्छा, जीरो पीछे चला गया है तो बताइए कौन सा जीरो रन होगा, बताइए। यहाँ पर याद रखिएगा निगेटिव जीरो रन होने वाला है। निगेटिव जीरो रन कैसे निकालते हो, देखो ये पीछे चला गया है, देखा जाए टेक्निकली ये 0.1 सेंटीमीटर हो गया है माइनस का। फिर इसमें रीडिंग कौन सी मैच कर रही है, तो रीडिंग ये पांचवी मैच कर रही है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, पांचवा डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट 0.01। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.05 सेंटीमीटर। ये निगेटिव जीरो एरर आ गई। अब निगेटिव जीरो एरर आ गई तो रीडिंग ले लो। जब रीडिंग में तुम इस स्केल को ध्यान से देखोगे तो वर्नियर का जीरो लाई कर रहा है जाके, ये 8 डिवीजन है, ये 9 डिवीजन है, तो ये 8 हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो जीरो है वो 8.5 के पास है, तो एमएसआर की रीडिंग 8.5 हो गई। फिर वर्नियर स्केल रीडिंग देखी जाए तो ये पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां सबसे ज्यादा कंसाइडमेंट दिखा रहा है। तो यानी कि 8th वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड कर रहा है मीन स्केल के साथ। लीस्ट काउंट रख देंगे, 0.01 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस ये आपका जो जीरो एरर आया था वो उठा के रख देंगे। सोल्यूशन बनाने पर आ जाएगा 8.58 प्लस 0.05, ओवरऑल आंसर आ जाएगा 8.63। और थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा लीस्ट काउंट डायरेक्टली निकाल लिया है, क्योंकि 10 और 9 वाला सीन बन रहा है। यहाँ पर जीरो एरर निकालने के लिए हमें देखना है कि जीरो आगे है कि पीछे, तो जीरो उधर चला गया है, इसलिए निगेटिव जीरो एरर हो गई है। बस यही 2 पॉइंट इसमें नोट डाउन करने वाले हैं। अच्छा, ये वाला जो बैलेंसिंग वाली बात कही जाए जिसमें फाल्स बीम बैलेंस होता है, मतलब एक ऐसा बैलेंस जो सही नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि रीडिंग एक बार एक पेन में रख के ली जाती है, दोबारा दूसरे पेन में रख के रीडिंग ली जाती है। तो करेक्ट रीडिंग के लिए हम लोग 9th में फॉर्मूला पढ़ते थे, वही यहाँ पर यूज कर लेंगे। करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, इन दोनों वेट्स का, जो दोनों फॉल्स वेट है उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 9 × 16 √144 इक्वल्स टू 12 kg। जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, अगर उन्हें ये चीज समझनी है तो कमेंट में बता दें, मैं उसका एक लेक्चर बना दूंगा कि कैसे ये निकालता है। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहा है। कह रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है जिसका मटेरियल, किसी मटेरियल का, और उसमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है जो लीनियर स्ट्रेन 4 × 10⁻⁴ हो तो। बाकी सारी चीजें दे दी गई हैं। कह रहा है कि जो हुक्स लॉ है वो 4 × 10⁻⁴ तक ही क्या कर रहा है, इलास्टिक बिहेवियर दिखा रहा है। तो जरा देखिए इस ग्राफ को देखा जाएगा तो यहाँ 1 × 10⁻⁻10, 2 × 10⁻10, 3 × 10⁻10, 4 × 10⁻10 लिखा है। यहाँ पर 10 20 30 40 लिखा है। नीचे स्ट्रेस है, इधर की तरफ स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, आपको पता होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का के स्लोप से आप क्या निकाल सकते हैं, यंग मॉडुलस निकाल सकते हैं। यहाँ स्ट्रेस इधर है, स्ट्रेन इधर है, तो 1 स्लोप करके आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम यंग मॉडुलस सीधा लिखेंगे स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, इसलिए दिक्कत नहीं होगी कि स्लोप से क्या निकालना है। स्ट्रेन वाला हिस्सा यहाँ है, स्ट्रेन वाला हिस्सा यहाँ पर है, स्ट्रेस वाला हिस्सा यहाँ पर है। तो स्ट्रेस चुन लो, ओरिजिन से खींचा गया ये 40 ले लो सीधा, यहाँ 40 है और इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन 4 × 10⁻⁻10 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट आ जाएगा 1 × 10⁻⁴ क्या, 11। ये आ गया हमारा यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस आ गया है तो एनर्जी डेंसिटी निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क तो हो रहता नहीं। y/2 इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अच्छा, स्ट्रेन जो दिया गया है उसके लिए ही निकालिएगा। तो यंग मॉडुलस तुमने कितना निकाला है, 1 × 10⁻11, और स्ट्रेन है तुम्हारा 4 × 10⁻⁴। इसका कर दो स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। जरा देखो 1/2 10⁻11, यहाँ हो गया 16 10⁻⁻8, डिवाइड करो 8, 8 इंटू 10⁻+3 जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हो या 8 किलो जूल पर मीटर क्यूब। आंसर मैच कर लो, आंसर इसका फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस चौथे वाले प्रॉब्लम को देखो, कह रहे हैं टू थिन लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जिनका डायमीटर 2 mm और 5 mm है। उनको आपस में जोड़ दिया गया है किसी कॉमन ग्लास ट्यूब से जिसका बेस यू शेप्ड है, मतलब कुछ ऐसे वाला सीन बन रहा है।
अब कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि वाटर इसमें भर दिया गया है, तो इन लेवल्स में जो दोनों लिम्स हैं इनके रेडियस अलग अलग हैं, तो उनमें वाटर लेवल में कितना अंतर होगा। वाटर लेवल अंतर प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि जो हमारी यहाँ पर जो कैपिलरीज बनी है, यू शेप ट्यूब है, वो क्या है, वो कैपिलरी की तरह से बिहेव कर रही है। तो कैपिलरी की तरह से बिहेव करेंगी तो अब कितना किस कैपिलरी में राइज करेगा इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है। एच बराबर क्या होता है बताओ, 2t cos थीटा आर डेंसिटी और ग्रेविटी, ये फॉर्मूला हो जाता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री दे दिए हैं तो cos 0 हो जाएगा। तो इन दोनों आर्स में डिफरेंस पूछा गया है h1 माइनस h2, तो निकालना आसान हो जाएगा। सरफेस टेंशन रो और जी कॉमन हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। याद रखिएगा जहां जिसका रेडियस कम है वहां राइज ज्यादा होगा, जिसका रेडियस ज्यादा है वहां राइज कम होगा। तो रेडियस कम किसका है, याद रखिएगा इसका डायमीटर 2 mm है, यानी कि इसका रेडियस 1 mm हो जाएगा, इसी को ले लो। तो देखिए 2 सरफेस टेंशन हमारा कितना है 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, डेंसिटी लिख लो 10 टू द पावर 3, ग्रेविटी कर दो 10। अच्छा यहाँ mm का सीन है तो 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन ले लो, खत्म हो जाएगी कहानी। यहाँ रेडियस देखो कितना है, ये 2 mm है तो इसको 1 mm लिख दो, लेकिन mm वाला 10 टू द पावर माइनस 3 ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर देखो 5 mm है तो 1.2.5 कर दो, सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट हमारा कितना आने वाला है, रिजल्ट इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 14.4, नीचे यहाँ खत्म खत्म, यहाँ ऊपर हो गया 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, आपस में मल्टीप्लाई कर लो 2.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2.5, ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 8.64 mm। मीटर वेज एक्सपेरिमेंट को देखा जाए तो मीटर वेज एक्सपेरिमेंट में थोड़ी टेक्निकल बातें की जा रही हैं। कह रहे हैं मीटर वेज एक्सपेरिमेंट है जिसमें हाई रेजिस्टेंस हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज के साथ में गैल्वेनोमीटर में। तो बात सही है, मीटर वेज में चूंकि करंट डिफ्लेक्शन बहुत सारे आते हैं, बहुत हाई करंट सप्लाई हो रही होती है, तार बहुत पतला लगा रहे होते हैं, इसलिए सर्किट को सेफ रखने के लिए इसमें एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो याद रखिएगा इसका असर्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करंट थ्रू सर्किट इंक्रीजेस इफ, अच्छा अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज किया जाए तो सर्किट में करंट इंक्रीज करती है। देखिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सोर्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है। यहाँ पर मान लीजिए सेम सोर्स लिया जाए तो ओम्स लॉ कहता है कि V बाई आई इज इक्वल्स टू R। अगर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, याद रखिएगा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट सर्किट में क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगली बात करें तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, देखिए एक सर्किट है, यहाँ पर एक 24 और माइनस 24 वोल्ट का वेव फॉर्म है जो इससे गुजारा गया है, यहाँ दो जेनर लगे हुए हैं। जो ऊपर वाला जेनर है वो 6 वोल्ट पर ब्रेक डाउन करता है और जो नीचे वाला जेनर है वो 10 वोल्ट पर ब्रेक डाउन करता है। तो याद रखिएगा जब ये ऊपर वाली हाई सप्लाई दी जा रही है तो उस सिचुएशन में तुम्हारा कौन सा जेनर काम करेगा, कौन सा जेनर काम नहीं करेगा। तो जब ऊपर वाला यहाँ पॉजिटिव लगेगा, यहाँ निगेटिव लगेगा, तो याद रखिएगा जो ये दूसरा वाला जेनर है ये ब्रेक डाउन करेगा और आउटपुट वोल्टेज 10 दे देगा। तो ये जो कि फॉरवर्ड बायस है तो अपने अंदर से करंट अलाउ करेगा, ये रिवर्स बायस में चला गया है, तो यानी कि ये जो है वो 10 वोल्ट तक ही आउटकम देने देगा, फिर उसके बाद देने नहीं देगा। तो पहला जो पॉजिटिव हाफ है वो 10 वोल्ट के बाद अगला हिस्सा उसमें आएगा नहीं, 10 वोल्ट का फ्लैट हो जाएगा। फिर जब ये साइकिल यहाँ से 10 वोल्ट के बाद पूरा घूमकर 10 वोल्ट आएगा तो फिर वो ऑपरेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर वाली साइकिल 10 वोल्ट से जाएगी। अच्छा जब यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो अभी 6 वोल्ट जाने देगा क्योंकि 10 वोल्ट तो वाला तो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जब ऊपर वाली साइकिल पहली हाफ आएगी तो 10 वोल्ट का आउटकम आएगा, जब दूसरी नीचे वाली हाफ आएगी तो 6 वोल्ट का आउटकम आएगा। तो 10 वोल्ट और 6 वोल्ट देखिए किसमें है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, गलत हो गया, यहाँ 16 और 1 है, गलत हो गया, यहाँ पर 10 और 6, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10 के बाद वाली जो साइकिल है वो कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स बना दिए हैं, यहाँ पर एक ए पॉइंट लगाए हैं, यहाँ पर एक बी पॉइंट लगाए हैं और यहाँ पर एक सी पॉइंट लगाए हैं। अब कह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटीज के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं। कह रहे हैं ए को अगर हम प्लस से जोड़ें और बी को हम माइनस से जोड़ें तो क्या सर्किट में चेंजमेंट हो रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है। कह रहे हैं ए प्लस और बी माइनस से जोड़े तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट कुछ तुम्हें डायोड की याद दिलाता होगा, सिलिकॉन वाली कहानी याद दिलाता है। कह रहे हैं आफ्टर विच करंट इंक्रीजेज नॉन लीनियरली, फिर करंट नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रही है, मतलब डायोड वाली कंफर्मेशन हो गई है। अच्छा ये जो हिस्सा है वो फॉरवर्ड बायस मोड के बारे में बताता है, तो यानी कि ए पर पॉजिटिव एंड जुड़ा होगा और बी पर निगेटिव एंड। लेकिन दूसरी कंडीशन भी सुन लेते हैं, कह रहे हैं कि वेरी स्मॉल सैचुरेशन करंट, मतलब रिवर्स बायस मोड में जब ए पर निगेटिव लगा दिया गया है, बी पर पॉजिटिव लगाया गया है, तो बहुत छोटी सी करंट जा रही है, मतलब सैचुरेशन की बात कर रहे हैं तो रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं। तो यानी कि ए और बी के बीच में डायोड लगा दो,
डायोड। फिर कह रहे हैं कि बी और सी में लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक विद कांस्टेंट स्लोप, और फिर कह रहे हैं सेम एज थर्ड, मतलब बी पर पॉजिटिव लगाओ चाहे बी पर निगेटिव, सेम रिजल्ट आता है। तो याद रखिएगा नॉन पोलर कौन होता है, नॉन पोलर होने वाला है रेजिस्टेंस, चाहे इधर से जोड़ो चाहे उधर से। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अब अगली सिचुएशन, लार्ज इनिशियल करंट दैट रैपिडली डिक्रीजेस टू जीरो, सिमिलर ट्रांसिएंट करंट इन वोल्टेज, मतलब ए और सी के बीच में क्या लगाया गया है, याद रखिएगा। कह रहे शुरुआत में बहुत सारी करंट है, फिर अचानक करंट जीरो हो जा रही है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी आपने याद की थी, याद रखिएगा कैपेसिटर की। तो ये वाली चीज क्या है, कैपेसिटर। तो यानी कि ए और बी के बीच में डायोड, बी और सी के बीच में रजिस्टर, और ए और सी के बीच में कैपेसिटर। ए और बी के बीच में डायोड, ए और बी के बीच में डायोड, ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट चॉइस हो जाता है। बी और सी में रजिस्टर और ए और सी में कैपेसिटर। बिल्कुल आसान तरीके का सवाल है, थोड़ा एनालिटिकल है, गौर से समझा कीजिए ऐसे सवालों को। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पार्टिकल पर जब फोर्स एक्ट किया जाता है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 1/3 हो जाता है। अब कह रहे हैं कि पावर इस फोर्स की वजह से कैसे वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू x। तो पावर जब कहते हैं कि वेरिएबल पावर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर का मैटर होने लगता है, उसकी वैल्यू होती है F डॉट v, वर्क अपॉन टाइम नहीं लगाओगे, यहाँ पर क्या लगाओगे, इंस्टेंट पावर एट मोमेंट, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर की चर्चा है। अब फोर्स हमें दे दिया है, अगर वेलोसिटी और निकाला है तो सोल्यूशन बनाया जा सकता है। तो फोर्स जब दे दिया है तो वेलोसिटी निकालना कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो होता नहीं। फोर्स बराबर दिया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब। तो देखा जाए तो ये v dv by dx वाला सीन बन सकता है, v dv by dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 1/3 है, सॉरी x की पावर -1/3 हुआ। तो v dv बराबर हो गया x की पावर -1/3 ऑफ dx। इंटीग्रेशन मारो, इंटीग्रेशन मारोगे तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर रख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, -1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1, यानी कि सिंप्लीफाई करने पर x की पावर 2/3 आ जाएगा, यहाँ 2/3 आ जाएगा। ओवरऑल सॉल्व करें तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2/3, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी की बात हो रही है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3। तो याद रखिएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 1/3 और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3। तब तो कहानी ही कुछ पलट गई। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/3 1 अपॉन इंटू x की पावर 1/3। तो खत्म हो गया, पावर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, x पर डिपेंड ही नहीं करेगी। तो पावर x की पावर 0 पर डिपेंडेंट होगी, x से इंडिपेंडेंट कर दी पावर। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी सॉल्व की हैं कि एक करंट आ रही है सेंटर की तरफ, ये 45 डिग्री का एंगल है, रेडियस है, यहाँ पर एक लूप बनाया गया है, यहाँ पर एक अगला लूप बनाया गया है। तो एक बात याद रखें, अगर तार यूनिफॉर्म टाइप का है और किसी लूप में करंट डिवाइड हो रही है, कोई करंट पर्टिकुलर करंट, चाहे वो जैसे डिवाइड हो, चाहे एंगल पर डिवाइड हो, चाहे इधर उधर डिवाइड हो, चाहे स्क्वायर लूप हो, कोई दिक्कत नहीं। इस लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों हिस्से बराबर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो लूप की कहानी ही खत्म हो गई। एक ये इन्फिनिट वायर है, इन्फिनिट वायर के सामने पॉइंट है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा एक्सेप्ट दिस वायर सेक्शन। अब इस वायर सेक्शन की बात करें तो इस वायर सेक्शन को अलग बना लें। यहाँ देखो करंट है, यहाँ वो पॉइंट है जिसे सेंटर कहा जा रहा है, ये वाला एंगल देखिए 45 दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू क्या है, रेडियस है। तो जब हम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो याद कीजिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इफ पॉइंट इज बियॉन्ड द वायर। तो अगर पॉइंट वायर के सामने ही ना हो, कहीं इधर उधर हो, तो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वो हो जाएगी r cos 45। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, यहाँ लिखिएगा r परपेंडिकुलर इन केस ऑफ पॉइंट इज बियॉन्ड द वायर, वायर के सामने पॉइंट ना हो। तो फिर फॉर्मूला क्या बनता था, याद रखिएगा, साइन बीटा प्लस साइन ऑफ माइनस अल्फा, क्योंकि एक एंड तो इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है, दूसरा एंड पीछे की तरफ चला जा रहा है। तो म्यू नॉट आई 4 पाई आर, और ये देखिए cos 45 मतलब r बाई रूट 2, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन बीटा मतलब साइन 90, दूसरा एंड देखिए इन्फिनिटी पर है और ये वाला 45 पर है, तो साइन 45 लिख दीजिए यहाँ पर, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। जो भी होगा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट ऑफ आई 4 पाई आर एंड दिस इज 1 माइनस 1 बाई रूट 2। एलसीएम एलसीएम ले लीजिए या रूट 2 को अंदर भेज दीजिए, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, सॉल्व करेंगे देखिए रूट 2 माइनस 1। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले की बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पैरामेट्रिक मटेरियल है, इसकी वैल्यू क्या दे दी गई है, मटेरियल हैज 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब, इट्स मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी एट टेम्परेचर 350 केल्विन एंड इज समथिंग कुछ 2.8 × 10⁻⁴ और ससेप्टिबिलिटी दी है 300 केल्विन। तो अगर देखा जाए तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की इकाई किस पे डिपेंड करती है,
काई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ क्या कहता है कि काई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। अगर ऐसा होगा तो काई 1 बाई काई 2 क्या हो जाएगी बताओ, T2 बाई T1। इन केस अब ऐसा हो जाता है तो 2.8 इंटू 10⁻⁴ करेंगे, काई 2 की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा टेम्परेचर हमें दे दिया है 300 और पहला टेम्परेचर है 350। सॉल्व कीजिए इसको, डेसिमल मारिए। काई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा देखिए, 2.8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3.5 डिवाइड बाई 3। इसको लगभग 3.6 मान के 1.2 कर दो, और काईसी की जब वैल्यू तुम निकालोगे तो आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3.36 इंटू 10⁻⁴। क्योंकि यहाँ पर आपने थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा मान ली, इसलिए इसका आंसर 3.36 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो 3.36 से थोड़ा सा कम ऑप्शन थर्ड है, 3.267। इसलिए इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आप कौन सा मार देंगे, थर्ड मार देंगे कैलकुलेशन को तेज करने के लिए। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम दिख रहा है हमें। कह रहे हैं कंटेनर है जिसमें 2 चैम्बर हैं जिनका वॉल्यूम है 2 लीटर और 3 लीटर का, किसी पार्टीशन से सेपरेट किए गए, और चैम्बर में एक में 5 मोल है, एक में 4 मोल है। कह रहे हैं कि आइडियल गैस है जिसका प्रेशर 1 एटीएम है, 2 एटीएम है। तो जब पार्टीशन हटाया जाएगा तो मिक्सचर जो अटेन करेगा इक्विलिब्रियम प्रेशर वो कितना होगा। तो प्रॉब्लम कंपेरेटिवली देखा जाए तो आसान ही दिख रहा है अगर आप थोड़ी सी चीज समझ लें तो। देखिए अगर ये मिक्सिंग की जाएगी तो इसमें किसी तरह से कोई बाहरी एनर्जी नहीं लगाएगी। अगर बाहरी एनर्जी नहीं लगाएगी तो एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। एनर्जी कंजर्व होने से मेरा मतलब है इंटरनल एनर्जी की कंजर्व होने से। तो देखा जाए तो सिस्टम की पहले जो इंटरनल एनर्जी होगी, मतलब पहला वाला जो बॉडी होगी और जो दूसरी वाली बॉडी होगी, और फिर जो सिस्टम बनेगा, जो मतलब मिक्सर बनेगा, उसका इंटरनल एनर्जी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी तुम लिखते कैसे हो, तुम लिखते हो एन सी वी टी 1, फिर लिखोगे N2 CV2 T2, फिर क्या लिखोगे, इसको CV1 कर लो, फिर यहाँ लिखेंगे कंबाइन कर देंगे सिस्टम तो N1 प्लस N2। अच्छा ये कंबाइन होने के बाद जो आइडियल मोनोटॉमिक गैस है वो कोई बदल तो नहीं जाएगी, तो देखा जाए तो उसकी स्पेसिफिक हीट वही रहेगी। CV3 मान लेते हैं अभी, T3 या T मिक्सचर कर लेंगे। अब C1 C2 C3 सब आपस में क्या रहेंगे, बराबर, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लेते हैं, F/2 ऑफ R कर देते हैं, क्योंकि हमारा रिप्लेसमेंट करना है, टेम्परेचर दिया नहीं। तो यहाँ देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर चुन लें तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स N2 रहेंगे, यहाँ F/2 ऑफ R रहेगा, T2 रहेगा, और यहाँ लिख देंगे N1 प्लस N2, और फिर लिख देंगे यहाँ F/2 ऑफ R, और यहाँ लिख देंगे T ऑफ मिक्सचर। अगर देखा जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला टर्म तो उड़ा देते हैं, मोनोटॉमिक गैस की बात करते हैं। यहाँ लिखा है N1R/T1, यहाँ लिखा है N2R/T2, यहाँ लिखा है N1 प्लस N2 इंटू RT मिक्सचर। तो अगर देखा जाए तो RT को आप रिप्लेस कर सकते हैं PV बराबर NRT वाले फार्मूले से, या N1R/T1 को भी रिप्लेस कर सकते हैं आप। तो अगर फार्मूला देखा जाए तो क्या है, जरा देखिए, NRT1 P1V1, तो यानी कि पहला प्रेशर हमारा कितना है 1, हमारा वॉल्यूम कितना है 2। फिर दूसरे वाले की बात करें तो NRT2, अब दूसरे वाले में देखा जाए तो उसमें क्या है, हमारा पहला सेकंड प्रेशर हमारा कितना है, सेकंड प्रेशर है 2, और उसमें देखा जाए तो वॉल्यूम कितना है 3। याद रखिएगा NRT1 को P1V1 से, NRT2 को P2V2 से, N1 प्लस N2 और RT मिक्सचर को उसके प्रेशर और उसके वॉल्यूम से रिप्लेस करेंगे। तो N1 प्लस N2 तो हमें पता नहीं है कितने हैं, N1 प्लस N2 कितने हो गए हमारे 9 मोल। और RT मिक्सचर को कैसे रिप्लेस किया जाए, तो RT मिक्सचर को रिप्लेस करने के लिए आप लिखेंगे P मिक्सचर इंटू V मिक्सचर। तो P मिक्सचर और V मिक्सचर को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, P मिक्सचर तो हमारा P मिक्सचर रहेगा, और वॉल्यूम जो मिक्सचर का होगा वो टोटल वॉल्यूम बन के निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 2, यहाँ आया 6 डिवाइड बाई 5, P मिक्सचर आ गया आपका 8/5 दैट इज 1.6 ATM। तो इस तरह से ऑप्शन सेकंड क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉब्लम की तो उसमें क्या है, तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी को लेकर प्रॉब्लम पूछा गया है। कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल रॉड है ए और बी, जिनके मटेरियल अलग अलग है और उन्हें जोड़ दिया गया है। कह रहे हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी K और 2K है। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट रॉड निकालनी है जब इनको सीरीज में जोड़ा जाए, उनको पैरेलल में जोड़ा जाए। तो थर्मल कंडक्टिविटी को जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है बताइए, 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2 आइडेंटिकल रॉड में, और पैरेलल रॉड्स के लिए हो जाता है K1 प्लस K2/2 इन केस ऑफ रॉड्स आर आइडेंटिकल। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए K इंटू 2K हो गया, डिवाइड बाई करेंगे तो K प्लस 2K हो गया, दिस इज 4K स्क्वायर बाई 3 ऑफ K, सॉल्व करने पर 4K/3 हो गया। अगर पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो इसे क्या लिख देंगे, जरा देखिए K प्लस 2K/2, अगर सॉल्व किया देखिए कितना आ गया 3K/2, रेशियो ले लेते हैं सीरीज बाई पैरेलल, K सीरीज बाई K पैरेलल 4K/3 डिवाइडेड बाई 3K/2,
2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आया, के खत्म, दिस इज 8/9। तो इस तरह से थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो निकाला जा सकता है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का फिर से प्रॉब्लम आ गया है, कह रहे हैं पीवी डायग्राम दिया है, थर्मोडायनेमिक साइकिल दिया है, एक इंजन है ऑपरेट कर रहा है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स एंड द एफिशिएंसी ऑफ सिंगल साइकिल इज, कह रहे कितना हीट इससे निकाला गया है और इस साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी। तो एफिशिएंसी साइकिल की निकालना होता है, एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है पहले इस पर चर्चा कर देते हैं। एफिशिएंसी हो जाएगा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस डिवाइड बाय डेल्टा क्यू सप्लाई। तो याद रखिएगा जहां जहां पर एनर्जी सप्लाई की गई है वो लेना है और साइकिल का वर्क डन लेना है। तो वर्क डन बाई साइकिल निकालना तो कोई बहुत बड़ा टास्क है ही नहीं, क्योंकि बस आपको ये पूरा एरिया निकाल लेना है। अब एरिया कितना हो जाएगा, तो ये वाली आर्म 3p0 है, यहाँ पर 2p0 है, तो ये गैप 2p0 हुआ, यहाँ v0 है, यहाँ 3v0 है, तो ये 2v0 हुआ। तो वर्क डन हो जाएगा 2p0 इंटू 2v0, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मल्टीप्लाई कर दिया गया है, आंसर आ गया 4p0 इंटू v0। देखिए अगर इस प्रोसेस के लिए आपको सप्लाइड एनर्जी निकालनी है तो आपको वो प्रोसेस चुनने होंगे जहां पर या तो वॉल्यूम बढ़ रहा हो क्यू सप्लाइड के लिए, और या तो प्रेशर बढ़ रहा हो, V इंक्रीज हो रहा हो या P इंक्रीज हो रहा हो, उसी प्रोसेस में हीट सप्लाई की जाती है, बाकी प्रोसेस में नहीं। ये बात कहीं पर लिख लीजिए आप। तो अगर ऐसा हो जाता है तो BC प्रोसेस है एक हमारा और एक हमारा CD प्रोसेस है। इन्हीं दोनों में देखिए BC प्रोसेस में प्रेशर बढ़ रहा है और CD प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर BC प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो उस सिचुएशन में जो डेल्टा Q हो जाएगा वो लगाएंगे हम NCV डेल्टा T। और अगर हमारा CD प्रोसेस में P कांस्टेंट है तो वहां डेल्टा Q के लिए लगाया जाएगा NCP डेल्टा T। अब इनकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम प्रोसेस सॉल्व करें डेल्टा Q BC प्रोसेस, तो उस सिचुएशन में हो जाएगा n पता नहीं है, CV की वैल्यू 3/2 ऑफ R डेल्टा T हो जाएगा। NR डेल्टा T को हम लिखेंगे V डेल्टा P फॉर दिस सिचुएशन। तो अगर देखा जाए तो 3/2 V0 रहेगा और डेल्टा P 2p0 है। सॉल्व करने पर देखिए ये 3p0 V0 आ गया। अगर ऐसा हो गया तो उस सिचुएशन में डेल्टा Q ऑफ CD भी सॉल्व किया जा सकता है, NCP डेल्टा T वाला फॉर्मूला लगाएंगे। CP डेल्टा T में CP की वैल्यू लिखेंगे जो 5/2R हो जाएगा मोनोएटॉमिक गैस के लिए, 5/2 ऑफ R डेल्टा T कर देंगे भाई, 5/2 NR डेल्टा T को इस बार P डेल्टा V मार दो। अब यहाँ पर देखा जाए तो 5/2 जो P है हमारा वो 3p0 है CD प्रोसेस में, यहाँ देखिए, और जो डेल्टा V है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो कितना है वो 2v0 खत्म खत्म, यहाँ कितना आ गया 15p0 इंटू V0। तो अगर टोटल Q सप्लाई देखा जाए तो उस सिचुएशन में 18p0 इंटू V0 आ जाएगा। अब 18p0 V0 केवल एक ही ऑप्शन है फोर्थ में, वही सही हो जाएगा। मान लो एफिशिएंसी निकालनी है तो आप यहाँ रख दीजिए 4p0 बाई 18p0 V0, p0 V0 खत्म, 4/18 इंटू 100 करेंगे, 400/18 करेंगे, आंसर हमारा 22.22% आ जाएगा। देखिए अगेन ये प्रॉब्लम आ जाता है थर्मल का, करेंगे दो स्फीयर हैं जिनकी रेडियाई 1:2 रेशियो में है, डेंसिटी 2:1 है, और सेम स्पेसिफिक हीट है, उसको हीट किया गया है सेम टेम्परेचर पर, फिर सेम सराउंडिंग में छोड़ा गया है, तो रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो क्या होगा। तो याद रखिएगा रेट ऑफ कूलिंग जो होता है, रेट ऑफ कूलिंग देखा जाए तो उसकी वैल्यू लिखते हो सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 डिवाइड बाई एम इंटू एस। तो यहाँ देखिए एरिया है, यहाँ मास है, और स्पेसिफिक हीट और सब सेम हो गया है, तो देखा जाए तो RC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बाई मास। अच्छा एरिया लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4πr², मास लिया जाए तो 4/3πr³ इंटू डेंसिटी हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो रेट ऑफ कूलिंग है इस केस में वो 1/r इंटू रू पर डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब रेडियस इंटू डेंसिटी पर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो R1/R2 बराबर हो जाएगा रेडियस, रेडियस को स्मॉल आर से लिख दो, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो स्मॉल आर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी स्मॉल आर कर दो, स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर, तो यहाँ लिखेंगे R² 4/r³ कर देते हैं, खत्म खत्म। तो अगर देखा जाए तो यहाँ लिखेंगे R2/R1 और फिर लिखेंगे ρ2/ρ1। अच्छा ये दोनों उल्टा ही चल रहे हैं, रेडियस रेशियो है 1:2 है, मतलब इसको लिखा जाए 2/1, और डेंसिटी रेशियो 2:1 है, तो उसको उलट के लिख दोगे 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1:1। यानी कि दोनों में रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, सेम होगा, दोनों एक तरह से क्या कर रहे होंगे, कूल डाउन हो रहे होंगे। LCR सर्किट का प्रॉब्लम है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन कंफ्यूज होने वाला था नहीं, उतना भी कंफ्यूजन नहीं था। कह रहे हैं यहाँ एक एसी सोर्स है, एक 6 ओम है, एक एम्पियर लगाया है, एक वोल्ट मीटर लगाया है, एक 4 ओम लगाया है, एक 5 मिली हेनरी 50 माइक्रोफैराड। तो R इक्विवेलेंट सर्किट का देखो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा हमारा 10 ओम, 6 और 4 जोड़ दिए गए। अब देखो जब भी LCR सर्किट हो करंट वोल्टेज निकालने को कहे तो सबसे पहले तुम चेक करो कहीं ये रेजोनेंस तो नहीं है। तो अगर एक्सएल निकालोगे तो एक्सएल के लिए क्या लिखोगे तुम, ओमेगा इंटू एल। अच्छा यहाँ ओमेगा दिया है 2000 और इंडक्टेंस की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, इंडक्टेंस से 5 मिली है, तो 5 इंटू 10⁻³
मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से तब खत्म, ये 10 ओम आ गया। ठीक है, एक्सी निकालोगे तो 1/ओमेगा सी रखोगे, अगेन वही काम करोगे। 2000 कैपेसिटेंस कितना दे दिया हमें, कैपेसिटेंस दिया है 50 माइक्रोफेरेड, तो 50 इंटू 10⁻⁻6 कर दो। अब जरा देखो यहाँ 3 है, एक 4 है, तो ऐसे ही खत्म हो गया। 1 यहाँ हुआ 10 और 4 एक 5, 10⁵ इंटू 10⁻⁻6, सॉरी यहाँ पर कर लो, 4 एक 5, 3 एक 4, यहाँ 10⁴ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6। ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ बचेगा 1/10⁻⁻1, सॉल्व करने पर ये भी 10 ओम बन जाएगा। तो एक्सएल एक्सी बराबर यानी कि रेजोनेंस बन गया। रेजोनेंस बन गया, हम खुश हो गए कि चलो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू आ गई। करंट की वैल्यू जैसे हमने निकाली, तो अब एक्सी एक्सएल एक्सी की कहानी खत्म, बस रेजिस्टेंस लिया जाएगा। तो आई बराबर देखो क्या है, वोल्टेज है 20, लेकिन 20/10 करोगे गलत आ जाएगा, क्योंकि रीडिंग की बात कही जा रही है, और रीडिंग निकाला जाता है हमेशा किससे, याद रखना, आरएमएस वैल्यू से। तो करंट जब भी निकालेंगे तो 20/√2 V0/√2, याद रखना, वी आर एम एस बाई रेजिस्टेंस 10, 0 0 खत्म। देखिए 2/√2 आंसर 2, यानी कि 1.4 एम्पियर। करंट आ गई 1.4 एम्पियर। अब 1.4 एम्पियर के दो ऑप्शन है, तीसरा और चौथा। नॉर्मली दिमाग जाता है 0 वोल्ट पे, क्योंकि रेजोनेंस वाला सीन होता है। लेकिन जरा सोचो कि यहाँ पर बीच में एक रजिस्टर लगा है, तो यहाँ पर भी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो 0 वाला तो नहीं होगा, तो आंख बंद करके चौथा वाला मार देना। मान लो वोल्टेज निकालना भी है तो 4 के क्रॉस निकाल लो, 4 इंटू 1.4 दैट इज 5.6, आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि स्काई लैब ऑफ मास m kg फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r from the center of earth and then is shifted from this circular orbit to another circular orbit of radius 3r. Minimum energy required to place the lab in the first orbit and to the shift lab from first orbit to second orbit r. यहाँ स्काई लैब कहकर थोड़ा फैंसी वर्ड डाल दिए हैं। स्काई लैब का कुछ मतलब नहीं है, सैटेलाइट वाली प्रॉब्लम है, और कोई मतलब इसका नहीं है। ठीक है, तो स्काई लैब को अर्थ सरफेस से 2r वाले ऑर्बिट में रखा गया है। याद रखना, पहुंचाना अलग बात होती है, ऑर्बिट में प्लेस करना अलग बात होती है। तो यहाँ ऑर्बिट में प्लेस किया जा रहा है, तो ऑर्बिट की एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी और फिर अर्थ सरफेस पे निकालनी होगी। इसकी इनिशियल क्या होगी, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी दी गई होगी, बताइए, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ठीक है, यू फाइनल, अब फाइनली ई फाइनल होगी, उस सरफेस में होगी। तो उस सरफेस की बात कही जाती है, तो वहां पर क्या लिखते हो, -gmm/2 ऑफ रेडियस, उस ऑर्बिट का रेडियस याद रखिएगा, ये टोटल एनर्जी लिखी जाती है, बाइंडिंग एनर्जी टाइप का एक्सप्रेशन आता है। तो gmm/2 और उसका रेडियस 2r दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए वहां पर हो जाएगा gmm/4 ऑफ r। तो पहला आंसर तो हमें यहीं पर मिल जाएगा कि डेल्टा ई कितनी चाहिए यहाँ से यहाँ ले जाने में, तो दोनों को डिफरेंस मार दो, फाइनल माइनस इनिशियल, gmm/4r माइनस gmm/r। सॉल्व करो जल्दी से, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3/4 ऑफ gmm/r आ जाएगा। अच्छा, ये जो gmm/r लिखा हुआ है, इसमें gm को लिख सकते हैं क्या, gm को लिखा सकता है स्मॉल g r स्क्वायर। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ये 3/4 ऑफ mgr हो जाएगा। तो पहला आंसर आ गया 3/4 ऑफ mgr, यानी कि तीसरा और चौथा तो उड़ गया। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो अब इसमें कह रहे हैं कि अब देखिए दूसरे ऑर्बिट, पहले जो जहां पर पहली बार ऑर्बिट को, फर्स्ट ऑर्बिट जहां पर बनाया गया, वहां से दूसरे ऑर्बिट में भेजना है। तो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी ई फाइनल डबल फाइनल, तो वहां हो जाएगा gmm/, फिर वही सीन, कितना वहां का रेडियस है, वहां का रेडियस 3r हो गया है, तो 2 टाइम्स ऑफ 3r कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, जरा सोचो, gmm/6r आ जाएगा। अब इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में जो सीन फंसेगा उसको देख लेते हैं, -gmm/6r, फिर हो जाएगा माइनस माइनस gmm/4r। सॉल्व करते हैं, 6 4 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल, सिंप्लीफाई करो, देखो 24 बन गया, 24 या 12 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 gmm। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा तो gmm की जगह mgre स्क्वायर लिख देंगे, mgr आ जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा mgr/12, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस बन जाएगा। कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन इज 4 जूल, एक्सट्रीम पोजीशन इज 20 जूल। ठीक है, गिवन दैट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज ए मैच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉलम्स। ठीक है, कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं कि जो मीन पोजीशन पर 4 जूल है, वही मिनिमम 4 जूल है, और मैक्सिमम इसकी 20 जूल है। तो इनके बीच में जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का हो रहा है वो 16 जूल है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 16 जूल होने वाली है। याद रखिएगा, डेल्टा यू याद रखिएगा, डेल्टा यू, यू मैक्स माइनस यू मिन, यही हो जाती है के मैक्स की वैल्यू। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये 20 है और यू मिनिमम कितनी है, 4 है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 16 जूल। देखते ही एनालिसिस होना चाहिए, और जो कि मीन पोजीशन पर होता है। अगर ये मीन पोजीशन वाला सीन तुम्हें पता चल गया, तो जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी एट x = 0, दैट मींस मीन पोजीशन।
मीन पोजीशन पर इसकी 16 जूल होनी चाहिए, यानी कि सी का ऑप्शन क्यू से मिलना चाहिए। और सी का ऑप्शन देखो क्यू से एक ही में मिल रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन तुरंत सही कर दोगे। बाकी सारे ऑप्शन का एनालिसिस भी कर लेते हैं। चलो करें पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू ए बाई टू। ए बाई टू पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। तो जरा देखिए, अब जब u आप लिखोगे जाके, तो यहाँ पर लिखोगे 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जिसकी वैल्यू 16 जूल दे दी गई है। प्लस अब इसको अगर हम फुल फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ए स्क्वायर याद हो गया आपको, लिखते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी पोटेंशियल एनर्जी में, प्लस यू नॉट। यू नॉट देखो यहाँ पर जो मिनिमम वाली है वो 4 जूल है, ये जीरो हो बढ़े घटे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो 4 जूल कांस्टेंट रहेगी, हर बार जुड़ती रहेगी। तो जब इसकी वैल्यू आपकी अधिकतम 16 जूल हो जाएगी तो 16 4 मिलके 20 हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि a बाई टू पर है, x k बाई टू पर है, तो आप लिखते हैं 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब जरा देखिए x की वैल्यू a बाई टू रख दो, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 प्लस 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, याद रखिएगा 16, 16/4 प्लस 4, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 8 जूल आ जाएगा। तो इसका आंसर 8 जूल मिलेगा, यानी कि ए का आर हो गया, ए का आर देखिए दिख रहा है। इस तरह से बाकी सारे ऑप्शंस भी क्या कर लेंगे, हम मैच कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब जरा देखो यहाँ पर 8 जूल आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी 8 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी होने वाली है आपकी बची हुई, मतलब 20 जूल में घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से क्या होगा, सारे ऑप्शंस हम क्या कर लेंगे, धीरे धीरे मैच कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक आसान सा प्रॉब्लम है, कह रहे हैं इसमें काफी इंफॉर्मेशन दी गई है। कह रहे हैं फिगर शो कर रहा है, 3 कंसेंट्रिक सेल है ए बी सी, अंदर वाली ए बाहर वाली बी, उसके बाहर सी, उनके रेडियस ए 2a 3a दिए गए हैं। सेल बी को पहले ग्राउंड किया गया है और सेल सी को चार्ज क्यू दिया गया है, और चार्ज देने के बाद सी को ए से जोड़ दिया गया है। तो फाइनल चार्ज ऑन सेल बी इज इक्वल टू, सेल बी पर फाइनली कितना चार्ज आएगा, ऐसा सवाल पूछा गया है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं। सेल बी को हमने ग्राउंड किया है, इससे पहली इंफॉर्मेशन निकल कर आती है वीबी की वैल्यू 0, और ए और सी को जोड़ा है तो वीए बराबर वीसी, और सी वाले को हमने चार्ज दे दिया है क्यू, और फिर उस जो बी पर चार्ज है क्यू एट बी, वो हमसे क्या किया गया है, याद रखिएगा पूछा गया है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर सिचुएशन बन रही है। अच्छा, जब सी और ए को जोड़ा जाएगा तो पोटेंशियल बराबर होगा, पोटेंशियल बराबर होगा तो पोटेंशियल बराबर करने के लिए हम ऐसा मानेंगे कि कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। तो यहाँ पर चार्ज देते हैं क्यू, और फिर इससे ए पर जब इसको जोड़ देते हैं हम लोग, जैसे जोड़ते हैं वैसे क्या हो जाएगा, ए पर मान लेते हैं कुछ चार्ज चला गया, उसे हम क्यू ए कह देते हैं। तो अब क्यू से अगर वो चार्ज वहां चला गया तो यहाँ पर जो बचा हुआ चार्ज है वो क्यू माइनस क्यू ए है, ये रिमेनिंग है। अगर ऐसा हो गया तो बी वाले पर चार्ज कुछ क्यूबी हुआ होगा। अच्छा, क्यूबी पर चार्ज आएगा, क्यों ग्राउंड हो जाता है, मैंने बताया है कि ग्राउंडिंग में पोटेंशियल जीरो होना कंपलसन है, चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चार्ज आ गया क्यूबी, इसी क्यूबी की वैल्यू आपको कैपिटल क्यू के टर्मों में बताएंगे। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि वीबी को जीरो करना है, वीए और वीसी को हमें बराबर करना है। इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट पर तक पहुंच सकते हैं। जरा देखिए, सॉल्व करते हैं, पहले वीबी को जीरो करते हैं। तो वी बी वाला पॉइंट कहां पर है, इस बात का ध्यान रखिए, जैसे पोटेंशियल निकाल रहे हैं ध्यान दीजिए, बी वाला ए वाले के बाहर है तो दूरी ली जाएगी, देखिए के क्यू ए बाई डिस्टेंस दैट इज 2a। फिर बी वाला अपने तो सरफेस पर ही है, प्लस के क्यू बी डिवाइडेड बाई 2a। अब सी वाले के अंदर है तो अंदर में लिखा जाता है के क्यू माइनस क्यू ए डिवाइड बाई 3a, रेडियस लिखा जाता है बराबर क्या कर देंगे 0। देखिए वीबी निकाल के हमने क्या कर दिया 0, अब निकालने के बाद जब 0 किया तो इससे एक रिलेशन बन जाएगा, वो क्या है जरा देखिए, के बाई 2a बाहर ले लिया गया है, क्यू ए प्लस क्यू बी कर दिया गया है, और यहाँ पर कर दिया गया है के बाई 3a, और ब्रैकेट के अंदर q माइनस क्यू ए इक्वल्स टू 0। देखिए के और a को निकाल कर क्या कर दें, खत्म कर दें, बाकी जो बचा है एलसीएम एलसीएम ले लें। तो क्यू ए प्लस क्यू बी बाई 2 इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ए बाई 3 इक्वल्स टू क्या है 0। एलसीएम एलसीएम लेते हैं, देखिए 3QA प्लस 3QB इज इक्वल्स टू 2 ऑफ कैपिटल Q माइनस 2QA इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब 3QA में 2QA माइनस हो गया तो बचा क्या QA प्लस 3 ऑफ QB, और यहाँ हुआ प्लस 2 ऑफ Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। जरूरत पड़ने पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। फिर कह रहे हैं VA और VC आपस में बराबर है, तो VA और VC को जब बराबर करेंगे तो A का पोटेंशियल लिखेंगे, C का पोटेंशियल लिखेंगे। A बिल्कुल अंदर वाला क्या है बताइए, हमारा सेल है, और C बिल्कुल बाहर वाला सेल है, तो A वाले का पोटेंशियल लिखेंगे K QA बटा A प्लस K QB डिवाइडेड बाई 2A प्लस K, बाहर वाले पर कितना बचा है Q माइनस QA डिवाइडेड बाई
3a, और सी वाले का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखिए सब के सब बाहर ही, तो के क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू माइनस क्यू ए, सारा चार्ज जोड़ दो, डिवाइड बाई क्या करो 3a करो, देखो क्यू ए से क्यू ए खत्म। यहाँ पर कुछ हमें एक फाइनल एक्सप्रेशन टाइप का बनता हुआ दिख रहा है, इसको थोड़ा उधर ट्रांसफर करो, ट्रांसफर नहीं करना है तुम लोगों को। अब सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए, के ए, यहाँ देखिए के ए कॉमन लेके काट दो, अब जो बचता है उसको रखो, तो यहाँ बचा क्यू ए प्लस क्यू बी बाई टू क्यू माइनस क्यू ए बाई 3, और इसको इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बस बच रहा है क्यू प्लस क्यू बी बाई 3, एलसीएम एलसीएम ले लो, तो यहाँ 6 ऑफ क्यू ए हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 3 ऑफ क्यू बी, यहाँ बचा 2 ऑफ क्यू माइनस 2 क्यू ए इज इक्वल्स टू, डिवाइड बाई यहाँ 6 कर दो, यहाँ क्यू प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई करो 2, उधर चला गया, देखिए यहाँ 6 है यहाँ 2 है, ये 4 क्यू ए बचा, इधर की तरफ 3 क्यू बी बचा, यहाँ 2 क्यू हो गया, 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 ऑफ क्यू प्लस 2 ऑफ क्यू बी, देखो 2 क्यू से 2 क्यू कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 4 ऑफ क्यू ए है, ये 3 ऑफ क्यू बी है, उधर की तरफ क्या सब्सट्रैक्ट हो गया, 4 ऑफ क्यू ए की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ क्यू बी के बराबर। अब इक्वेशन नंबर 2 इसे मांगो, अब 2 को 1 में उठा के रख दो, तो यहाँ पर देखिए हमें क्यू बी चाहिए, तो हम क्यू ए की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे क्या माइनस क्यू बी बाई 4 प्लस 3 ऑफ क्यू बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 क्यू। जब ऐसा करेंगे तो क्या रिजल्ट हमारे सामने आएगा जरा देखिए, यहाँ हुआ 12, 12 में माइनस 1 गया 11, तो यहाँ पर हुआ 11 क्यू बी डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2 क्यू, तो क्यू बी की वैल्यू देखिए कितनी आ गई माइनस ऑफ 8 क्यू बाई 11। इस तरह से इसका सोल्यूशन बन जाएगा, और हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर सही होने वाला है सेकेंड वाला, सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हो, तुम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम बहुत आसान है, कह रहे हैं एक पॉइंट चार्जेस हैं, उनको रख दिया गया है क्यूब के वर्टिसेस पर। अब कह रहे हैं कि आप बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सरफेस ABCD ऑफ क्यूब इज क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सरफेस EFGH ऑफ क्यूब इज क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमारे पास देखा जाए कि कोई एक फेज पर जब चार्ज रखा होता है, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो एक मतलब एक किसी कॉर्नर पे चार्ज रखा है, तो वहां से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है किसी भी फेज से, उसे हम निकालते हैं क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसमें कह रहे हैं कि इस किसी स्क्वायर सरफेस से क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये तो गलत हो गया, एक रखा होता तो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा आठों कॉर्नर पे रखे हुए हैं, आठों कॉर्नर पे रखे हुए हैं, तो उस सिचुएशन में अगर हम सोल्यूशन बनाने जाएं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्यूब ये पूरा एक चार्ज बन के निकल आएगा, तो पूरा चार्ज बन के निकल आएगा, तो सारे फेस से देखा जाए तो एक कॉर्नर पे होगा तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन 6 कॉर्नर पे है तो टोटल चार्ज बन जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इंटू 6 कर देंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सरफेस EFGH ऑफ क्यूब इज क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, किसी एक स्क्वायर सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो हम इसी सरफेस को लेते हैं जो ये बता रहे हैं। देखो चार चार तो इसी फेस पे रखे हैं, तो उनकी वजह से तो इस पर कोई फ्लक्स गुजरेगा नहीं, बचे हुए चार चार जिनमें से किसी एक की वजह से जो मतलब फेस सरफेस होता है उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट है। तो चार्ज इसमें कितने हैं याद रखिएगा, स्टेटमेंट थर्ड को अगर हम कंट्रोल करने जा रहे हैं तो चार चार्ज जिनमें से सभी चार्ज एक एक चार्ज क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट कंट्रीब्यूट करेगा, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इसका टोटल फ्लक्स हो जाएगा। इन चारों चार्जों से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इनको कट कर देते हैं, बचे हुए जो चार चार्ज हैं उन्हीं की वजह से इस पे क्या गुजरेगा, फ्लक्स गुजरेगा। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, तो 2 और 3 किसमें ऑप्शन में चले जाते हैं, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको मासलेस रिजिड रॉड से जोड़ दिया गया है, और कह रहे हैं कि उस पर चार्ज q और माइनस q डाइपोल टाइप का सिस्टम बना दिया गया है, फिर कह रहे हैं उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाया गया है, ट्विस्ट किया गया, छोड़ दिया गया 5 डिग्री से कम है। तो आपसे पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा रॉड को पैरेलल होने में, मतलब रॉड को यहाँ पर ले जाके छोड़ दिया गया है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये 5 डिग्री पर ऐसे जैसे डायमंड डायपोल बनाते थे वहीं ले जाके छोड़ दिया, कितनी देर में आएगा। तो याद रखिएगा जब ये आएगा तो दूसरी तरफ भी जाएगा, डायपोल ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ये जो एक साइड है वो एक तरह से देखा जाए उसका आधा, मतलब एक तरफ का एक साइड का एम्पलीट्यूड है। तो अगर उस सिचुएशन में देखा जाए तो एक तरफ जाने में पेंडुलम की तरह से देखा जाए टाइम कितना लगना चाहिए, t/2
4 वन साइड। जैसे हम लोग नॉर्मली पेंडुलम वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, एक तरफ जा रहे हैं T/4 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 T/4। तो अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड कितना निकालते हो, टाइम पीरियड हमें पता है 2 पाई रूट ओवर आई बाई, लिखते हो पी इन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इस सिस्टम का कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू एम एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एम एल बाई टू का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर या टू एम एल स्क्वायर बाई फोर या एम एल स्क्वायर बाई टू। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब टाइम पीरियड की बात करें, 2 पाई यहाँ आई हो जाएगा, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ डाइपोल मोमेंट की बात कही जाए तो क्यू इंटू एल हो जाएगा, इंटू ई हो जाएगा, एल से एल खत्म हो गया, एल याद रखिएगा इफेक्टिव लेंथ है। अब जो टाइम लगेगा वो 2 पाई बाई फोर कर देते हैं, रूट ओवर एम एल बाई टू क्यू ई कर देते हैं, यहाँ से कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, पाई बाई टू रूट ओवर एम एल बाई क्यू टू क्यू ई हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होने वाला है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस बन जाएगा। आसान सा प्रॉब्लम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये। हाँ, थोड़ा सा टाइम पीरियड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ सोचना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि स्क्वायर लूप के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर जानते हो तो बड़ी आसानी से लगा लोगे, नहीं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो अगर कोई स्क्वायर कॉइल दिया हुआ है और उसका साइड इन्होंने बी दे दिया है, मान लो बड़ी वाली कॉइल है, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, याद रखिए, होता है 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई इंटू बी। बी वहां पर क्या होती है, साइड होती है। देखिए एक बार मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल लिया तो फ्लक्स निकालना या म्यूचुअल इंटरेस्ट निकालना बड़ा आसान हो जाता है। F बराबर हो जाता है N2 पाई टू बाई आई वन। अब दूसरे वाले कॉइल में कोई नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, सीधा पाई टू बाई आई वन लिख देंगे। अब पाई टू मतलब जो छोटी वाली स्क्वायर कॉइल है इसके अंदर उसमें कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो देखा जाए तो उसमें कितना गुजरेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड पहला वाला जनरेट करेगा, एरिया दूसरी वाली कॉइल का होगा और करंट पहले वाले में। तो B1 तो यही उठा के रखेंगे, 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई बी। अच्छा ये है स्क्वायर तो इसका क्या हो जाएगा, आई टू ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आई वन हो जाएगा, आई से आई खत्म हो जाएगा, दोनों एक ही करंट है। तो देखा जाए तो क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास, म्यू नॉट 2√2 ए स्क्वायर बाई पाई बी। अब ऐसा तो कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, देखते हैं क्या है। यहाँ नीचे भी 4 लगा हुआ है तो 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे भी 4 आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर 8√2 ए स्क्वायर बाई बी। पहला ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। देखिए ये स्ट्रिंग और स्प्रिंग कटिंग वाले प्रॉब्लम हम लोगों ने एलएम में बहुत सारे देखे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी सॉल्व करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत चैलेंजिंग होगा। करें एक ब्लॉक है जिसका मास 2m है, उसको इनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से लटका दिया गया है, स्मूथ पुली है, कोई दूसरा मास स्मॉल है वो यहाँ पर लटका हुआ है, रखा गया है, फिर स्प्रिंग को काटा गया है। देखिए स्प्रिंग को नहीं, स्प्रिंग को काटा गया है। जब स्प्रिंग को काटा जाएगा तो सिचुएशन में क्या होगा, इसे काट दिया तो ये तो फ्री फॉल करेगा, अंडर ग्रेविटी जाएगा, अंडर ग्रेविटी से नीचे जाएगा, फ्री फॉल, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल हुआ तो इसका आंसर तो ऐसे ही आ गया, लेकिन तीनों में मौजूद है, ये सेकंड में मौजूद है, थर्ड में मौजूद है, फोर्थ में मौजूद है। तो अब दूसरे ब्लॉक का जो एक्सलेशन होगा वो कितना होगा, देखो स्प्रिंग टाइट है। स्प्रिंग टाइट क्यों है, क्योंकि 2mg इधर लगा रहा है, ये वाला टेंशन इधर लग रहा है, इधर भी टेंशन लग रहा है। तो टी की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 2mg। तो अगर स्मॉल एम वाले ब्लॉक का हम विधि बनाए, जब क्या नहीं है, जब इसे काटा नहीं गया है, तो नीचे की तरफ mg है प्लस क्या है, kx है। देखा जाए तो kx और mg मिलके किसको काउंटर कर रहे हैं, 2mg को। लेकिन जैसे ही तुमने स्ट्रिंग काटी 2mg गायब, 2mg गायब, तो बस यही दोनों मिलके इस पूरे ब्लॉक को नीचे की तरफ ढकेलेंगे। तो अब एफनेट बॉडी पर कितना जनरेट हो गया है, याद रखिएगा 2mg। 2mg मतलब इसी के बराबर, इसी के बराबर हो गया है, तो उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, 2mg बाय m। मास ब्लॉक का तो m है, तो सॉल्व करेंगे तो 2g, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा 2g, लेकिन किधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। ये खूबसूरत सा प्रॉब्लम है, कई बार ये पूछा गया है, कई बार लगाते हैं बच्चे, बहुत बार गलत करते हैं। इसका बस एक ही नियम याद रखिएगा, जिस पर फोर्स लगाया जाए उसका एक्सप्रेशन ज्यादा आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो दोनों ब्लॉक कंपोजिटली मूव कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बॉडी पर 20 न्यूटन है, 0.8 का फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगाए, तो 2 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो आगे की तरफ 20 न्यूटन, पीछे की तरफ 20, इसका 20 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स भी जनरेट करेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम सीधा लिख दे रहे हैं 0.8 इंटू 20 दैट इज 16 न्यूटन। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका एक्सलेशन होने वाला है 20 माइनस 16/2 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ऑप्शन भी है, कहीं पर ऑप्शन भी था। अच्छा इसका ये वाला 2 kg पर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो एक वाला ये ऑप्शन आ गया। दूसरे की बात कर रहे हैं कि अगर हम इस 3 kg वाले पर बात करें तो 3 kg वाले पर जितना फ्रिक्शन है उसका काउंटर फोर्स जनरेट होगा 16 न्यूटन। इसका ब्लॉक 3 kg का है तो इसका एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा 16/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये ऑप्शन में देखो दिया हुआ है, अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया गया है तो हमें लगता है यही सही है, लेकिन ये गलत हो जाता है।
क्योंकि देखो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास है और वो 2 है, तो जिसपे फोर्स लगाया गया वो धीमा धीमा तो चलेगा नहीं, जिसपे फोर्स नहीं लगाया गया वो ज्यादा तेज चल रहा है, यहाँ दिखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसका मतलब ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। अगर ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तो इनका कंपोजिट एक्सलेशन कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मतलब 5 kg का ब्लॉक है, नीचे कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। इस केस में एक फ्रिक्शन का भी सवाल पूछा जाता है, तो फ्रिक्शन का सवाल, फ्रिक्शन अगर पूछा है इन दोनों केसेस में कि इस केस में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो उसको कमेंट करके जरूर बताओ कि उसका आंसर क्या होगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का प्रॉब्लम बहुत पूछा जाता है और ये प्रॉब्लम उनमें से है जिसमें सीट कनेक्ट कर देते हैं दो ब्लॉक्स के दोनों स्लिट्स के बीच पास में सामने। तो पूछा जा रहा है कि उसकी वजह से सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट नहीं हुई, तो कोई भी सीट अगर लगाई जाती है तो उसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस आता है वो हम लोगों ने जाना था कि म्यू माइनस वन इंटू टी होता है। अब जब ऊपर वाले में लगाओगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहेगा, नीचे वाले में लगाओगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट करना चाहेगा। अगर ये शिफ्ट नहीं हुआ है यानी कि दोनों के पाथ डिफरेंसेस क्या है, बराबर है, तो डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू हो गया, यानी कि म्यू वन माइनस वन इंटू टी हो गया और यहाँ म्यू टू माइनस वन इंटू टी टू हो गया। तो कुछ दिक्कत नहीं, म्यू वन माइनस वन यानी कि पहला वाला रिफ्लेक्टेड 1.5 माइनस वन दैट इज 0.5 हो गया। टी वन की वैल्यू, टी वन हमें कितना दे दिया, उसी का रेशियो तो निकालना है, म्यू टू माइनस वन करेंगे तो 1.5 माइनस वन करोगे 0.5 हो जाएगा, इंटू टी टू करेंगे तो टी वन बाई टी टू जब करने जाओगे तो 0.5 जीरो बाई 0.25 हो जाएगा। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 2:1 आएगी, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, परेशान करने की कोशिश है लेकिन कुछ नहीं, बहुत आसान प्रॉब्लम आता है। कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है किसी तारे की वो किस पर डिपेंड कर रही है, आर की पावर ए, रो की पावर बी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर सी। सब कुछ लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आर की पावर ए, डायमेंशनल कांस्टेंट उसकी कहानी लिखने की जरूरत नहीं डायमेंशन में, तो इसका फ्रीक्वेंसी टी माइनस वन हो जाएगा, रेडियस एल की पावर ए हो जाएगी, डेंसिटी एम एल की पावर माइनस थ्री बी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू की पावर सी हो जाएगा। सारी पावर्स एक साथ कर लें तो एम की पावर देखो क्या है, बी माइनस सी है, एल की पावर क्या है, ए माइनस थ्री बी प्लस थ्री सी, और टी की पावर देखो कितना है, माइनस टू सी। यहाँ m की पावर जीरो है, l की पावर जीरो है, बच्चों वाला सवाल है। यहाँ पर देखा जाए तो b माइनस सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब b बराबर c हो जाएगा। प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया, और c का पावर यहाँ से निकाल लो, b निकालने की जरूरत नहीं। माइनस टू सी की वैल्यू माइनस वन, याद रखना t की पावर कंपेयर कर रहे हैं, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। अगर c की वैल्यू 1/2 हो गई तो यहाँ पर भी 1/2 आ गया, यानी कि b प्लस सी 1 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होता है, थर्ड। हाँ नहीं लगा, अभी बैठो देखो लगा रहे हैं। क्या होगा, कह रहे हैं कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसको रख दिया गया है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, ये डिफरेंस 20 सेंटीमीटर, यहाँ हवा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, पेपर है, पेपर में फूल बनाया गया है। तो अगर देखा जाए तो पेपर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा हुआ है और इमेज इस मीडियम से ऑब्जर्वर देख रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था जहां पर हम लिखते थे n2/v, जहां पर इमेज बन रही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इमेज की पोजीशन, और फिर लिखते थे n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r, सिंपल सा साइन कन्वेंशन के साथ। लाइट रे देखो यहाँ से जा रही है, बस इतनी सी बात याद रखना। तो अगर देखा जाए तो इमेज कहाँ बन रही है, हवा में, तो 1/v, उसी की पोजीशन हमें नहीं पता है, माइनस अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट देखो स्लैब से बिल्कुल सटा हुआ रखा है, तो यहाँ 3/2 कर लेंगे। अब u देखा जाए तो u यहाँ से काउंट करोगे तो वो देखो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, -20 कंसिडर करो, इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 करो, 1 माइनस 3/2 करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इधर कंसिडर करोगे, लाइट रे की डायरेक्शन में कंसिडर करोगे, तो उस सिचुएशन में क्या ले लोगे, प्लस ले लोगे, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। 1/v माइनस माइनस प्लस 3/40 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, -1/40। सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/40 माइनस 3/40, आंसर आ गया -4/40, और v की वैल्यू आ गई, जरा सोचो, 10 सेंटीमीटर, आंसर पहला वाला। इस प्रॉब्लम की बात करें तो ऑप्टिक्स का सिंपल सा प्रॉब्लम है, कह रहे हैं रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल 105, तब it passes through the prism and is incident on other face at critical angle. If the refractive index of material of prism is √2, then what is the angle of incidence on the first face of prism? prism के पहले फेस पर लाइट रे कितने एंगल पर गिर रही है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर इसको 105 मान लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास डोमिनेंस से हम कुछ भी मान सकते हैं,
105 डिग्री है, 105 नहीं, याद मत रखिएगा इसका। तो यहाँ पर देखा जाए तो आई है, लाइट रे इधर गई, यहाँ वो चली गई क्रिटिकल एंगल पर गिरी, क्रिटिकल एंगल पर मतलब यहाँ थीटा सी है। अच्छा, थीटा से निकाला जा सकता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/n। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे दिया है, साइन थीटा सी, आंख बंद करके बताओ, थीटा सी की वैल्यू 45 डिग्री। अब अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 हो जाना चाहिए, ये तो 105 है, 105 और 45 मिल गया 150, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हो गया तो प्रॉब्लम बनाना आसान हो गया। हम क्या करेंगे जरा सोचिए, 1 साइन आई इज इक्वल्स टू n साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू देखेंगे तो √2 साइन 60 √3/2 साइन आई की वैल्यू, उस हिसाब से देखा जाए तो आई की वैल्यू साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस बन जाएगा। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मेरा सजेशन होता है कि हमेशा आईपी से प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कीजिए, आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है VO/UO, और फिर इस केस में देखा जाए तो D/FE, जो कि है हमारा कौन सा केस, रिलैक्स डाई केस, या जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने, जिसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट केस। तो अगर देखा जाए तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा होना चाहिए, इंटरमीडिएट इमेज होनी चाहिए, वो इससे आईपीस की दूरी मतलब फोकल लेंथ के बराबर दूरी पर होनी चाहिए, तभी इन्फिनिटी पर जाएगा। तो अब आईपीस की वैल्यू देखिए कितनी दे दी गई, 3 सेंटीमीटर दे दी गई। अगर ऐसा हो जाता है तो इन दोनों के बीच की दूरी देखिए कितनी है, 19 सेंटीमीटर है। तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि 19 - 3 दैट मीन्स ये दूरी कितनी होने वाली है, 16 सेंटीमीटर, यानी कि वीओ की दूरी कितनी होने वाली है, 16 सेंटीमीटर। और अगर आप यूओ निकाल लेंगे तो मैग्निफिकेशन वहां से आ जाएगा, क्योंकि डी 25 सेंटीमीटर ले लेंगे, नॉर्मल आई सिचुएशन हम यही मानेंगे। तो अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो लेंस इक्वेशन लगा के आप वी नॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ ओ आपको दे दिया है इन्होंने 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाते हैं लेंस इक्वेशन का, लेंस इक्वेशन सॉल्व कीजिए भाई, लेंस इक्वेशन लगाइए 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और v हमें दे दिया है 16, वो भी प्लस का, u हमें पता नहीं है, और f हमें दे दिया है 2। तो -1/u इज इक्वल्स टू 1/2 - 1/16। एलसीएम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 16 एलसीएम हुआ, ये हुआ 8, दिस इज -1, और यहाँ 1/u की वैल्यू आ गई, देखा जाए तो 16/7, -16/7, क्योंकि इधर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमें u मिल गया है, v मिल गया है, d f e सब मिल गया है, तो मैग्निफिकेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। v कितना है बताइए हमारा 16, ये है 16/7, एंड दिस इज 25, 25/fe, fe है हमारा p। अब जरा देखिए 16 16 खत्म, 7 ऊपर चला गया, 7 × 25/3, 25 का टेबल यूज कर सकते हैं, 175/3, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो जाता है, सही हो जाता है, माइनस सिंबल के साथ, क्योंकि ऑप्शन किसी में माइनस सिंबल यूज नहीं किया गया, इसलिए हम भी यूज नहीं करेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि ए का कंपोनेंट जिधर बी की तरफ है, सॉरी, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, और इस प्रॉब्लम में देखिए क्या कह रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है, एक ऐसा वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड ए का जो कंपोनेंट है बी के अलोंग उसके बराबर हो और ए की डायरेक्शन के बराबर हो। तो ए का डायरेक्शन तो निकालना आसान हो जाता है, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं तो वेक्टर ए हो जाएगा आई प्लस 3j - 2k, मैग्नीट्यूड लिखेंगे √1² प्लस 3² प्लस -2²। बहुत सारे लोग यहाँ माइनस यूज करते हैं, सावधान हो जाए, माइनस कराएंगे अपना नंबर आप। आई प्लस 3j - 2k, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √14। तो इस तरह से ए कैप आ जाएगा। अगर ऐसा आ जाता है तो सिचुएशन हमारे सामने क्या आ जाएगा, देखिएगा ए का कंपोनेंट बी के नाम, अच्छा इसको हम समझते हैं प्रोजेक्शन वाले नाम से। तो प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है बताइए, ए का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ए ऑन बी जब आप करते हैं तो लिखते हैं ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी। अगर नहीं याद रख सकते हैं तो ए कॉस थीटा याद रखें, कॉस थीटा दोनों के बीच में एंगल होगा, तो ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग जो होता है उसी को प्रोजेक्शन कहा जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, आई वाला आई के साथ 2, जे वाला जे के साथ हो जाएगा -3, के वाला के साथ हो जाएगा -4। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड 2 1 2, ये आ जाएगा 3, सॉल्व करके देख लीजिएगा तो आ जाता है कितना, -5/3। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका सोल्यूशन जब हम बनाएंगे फाइनल सोल्यूशन तो क्या होगा याद रखिएगा, फाइनल सोल्यूशन होगा -5/3, और डायरेक्शन इसकी आई प्लस 3j - 2k डिवाइड बाई √2/14। उस हिसाब से इसका ऑप्शन होगा पहला, दूसरा, तीसरा, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगली बात अगर हम करें,
तो अगला प्रॉब्लम आसान कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है, इसमें लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, मेड टू फॉल ऑन सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी इज halved, इंटेंसिटी इज डबल्ड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विल बी। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, आधी हो गई, तो 1.5 टाइम्स का आधा 0.75 ऑफ वी नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड से कम। तो जो न्यू फाइनल है दैट इज लेस देन न्यू नॉट, मतलब कोई इमिशन नहीं होगा तो कोई करंट जनरेट नहीं होगी, बिना लगाए इसका आंसर क्या बताएंगे, 0। देखिए ये प्रॉब्लम भी आसान है, एटॉमिक मॉडल को से करंट निकाला गया है, हम लोगों ने कई बार इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। कह रहे हैं करंट जब भी होगी तो चार्ज पार्टिकल से करंट किसके बराबर होती है, Q बाई टी टाइम पीरियड, जब चार्ज पार्टिकल कहीं घूम रहा हो। टाइम पीरियड को आप लिख सकते हैं क्या, टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 1 अपान फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है v बाय 2πr, या टाइम पीरियड को ही लिख दीजिए 2πr बाई वी। तो v बराबर जो t हो जाएगा वो हमारा 2πr बाई वी हो जाएगा। वेलोसिटी पता है, रेडियस पता है, सब कुछ पता है, उठा के रख दीजिए। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इलेक्ट्रॉन है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 है, जो हमारी वेलोसिटी है 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 है, 2 है, पाई है, 3.14 है, और हमारा रेडियस है, रेडियस कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर माइनस 10। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा करने पर ये 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, ये 1.6 है, लगभग सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.1 आ जाएगा। पावर और देख लें, तो यहाँ देखिए -19 और ये 6 है तो -13 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर प्लस 10 हो जाएगा। देखिए 1.1 इंटू 10 टू पावर -3 हो जाएगा, लेकिन हमें आंसर 10 टू पावर -2 मिली एम्पियर में बताना है। तो इसमें 10 टू पावर -2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे, 10 टू पावर 2, देखिए -2 इंटू 10 टू पावर -3, तो ये मिली एम्पियर वाला पार्ट हो गया, 110 हो गया। तो लगभग हम आंसर 110 निकाल रहे हैं, जो कि 112 के बहुत। देखिए प्रोजेक्टाइल का सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, किसी प्लेनेट पे पार्टिकल को फेंका गया है, तो हम जानते हैं कि जब प्लेनेट को पार्टिकल में फेंका जाता है तो यूएक्स की वैल्यू जो होती है वो, या वीएक्स की वैल्यू जो है यूएक्स के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 6 है, और वी वाई की वैल्यू होती है यू वाई माइनस जी टी एट दैट प्लेनेट। तो उससे कंपेयर कीजिए तो ये 20 हो गया, और ग्रेविटी एट दैट प्लेनेट 4 हो गया, टी हो गया, यानी कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, यू एक्स 6 हो गया, यू वाई 20 हो गया, और ग्रेविटी 4 हो गया। बाकी निकालने के लिए तो वो सिंपल सिंपल चीजें बची हैं, टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट हो जाएगा 2u/y बाई जी एट दैट प्लेनेट, जीपी लिख लीजिए, जीपी लिख लीजिए, ui कितना हो गया 20, ग्रेविटी कितनी हो गई 4 5 10 सेकंड। तो टाइम पीरियड टाइम ऑफ लाइट 10 सेकंड हुआ, यानी कि p वाला 2 से मिलेगा, p वाला 2 से कई से मिल रहा है। तो अब जरा देखते हैं q वाला मिला ले तो काम हो जाएगा। टाइम of particle when it is moving at an angle 53 degree with horizontal in upward direction in seconds। करें टाइम जब ये 53 डिग्री पर मूव कर रहा है, तो 53 डिग्री एंगल बनाने का मतलब tan 53 की वैल्यू 4/3 इज इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स, बराबर कर दें, वी वाई कितना हो जाएगा 20 माइनस 40, और वी एक्स हो जाएगा 6। सिंप्लीफाई कर लें, तो देखिए 4/3 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 40/6, 3 2 जा 6, दिस इज 8, 8 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 40, सॉल्व करने पर 40 इज इक्वल्स टू 12, और t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड आ जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड किसमें है, केवल पहले वाले में, यानी कि q वाला फर्स्ट से मिलेगा, यानी कि पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करना भी है तो इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर आप सॉल्व कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं कि जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो इसमें क्वाड्रेटिक बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। पहले वाले केस का फॉर्मूला याद रखें, बाकी सारे चीजों में भी आपको मदद मिलेगी। t बराबर आप लिख लें यू स्क्वायर प्लस 2g है, जितनी हाइट से फेंका गया है, प्लस u बाई जी। और दूसरे वाले केस को तो फ्री फॉल करा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री फॉल है, सॉरी डाउनवर्ड फेंक रहे हो, डाउनवर्ड फेंक रहे हो तो बस यहाँ माइनस लगा दो। क्या करोगे, यू स्क्वायर प्लस 2gh माइनस यू बाई जी, ये हो गया एक तरह से T1, ये हो गया T2। और तीसरे वाले केस का तो हमें बताने की जरूरत नहीं, T3 वो फ्री फॉल है, जिसका फॉर्मूला हो जाता है T इक्वल्स टू रूट ओवर 2h बाई जी। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, सारे टाइम्स निकाल सकते हो। अब देखा जाए तो यहाँ जो T3 की वैल्यू होती है वो आप मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन बनाएंगे तो T1 इंटू T2 रूट ओवर के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर सम करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको। तो आपको दिखेगा कि T3 की वैल्यू हर बार इसी के बराबर जा रही है। तो आप इसे आंसर या फैक्ट की तरह से याद रखें कि इस केस में टाइम है इन दोनों का स्क्वायर रूट प्रोडक्ट के बराबर होता है, और इस तरह से आप टाइम निकाल सकते हैं। इस लॉजिक गेट के सिंपल से प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा जरा देखिए a, यहाँ से गया b इनवर्स, यहाँ से आया a, तो यहाँ से देखिए इनपुट क्या आएगा, a डॉट b इनवर्स ऑफ इनवर्स।
अब जरा देखा जाए तो यहाँ पर क्या इनपुट हमारा जा रहा है, हमारा जा रहा है ए डॉट बी इनवर्स ऑफ इनवर्स। अब यहाँ से इधर की तरफ देखा जाए तो यहाँ से यही इनपुट आया, इधर से बी बार गया, तो हमारे पास आया ए डॉट बी इनवर्स ऑफ इनवर्स डॉट बी इनवर्स ओवरऑल इनवर्स। तो अगर इस हम इनपुट को सॉल्व करना चाहें, फाइनली बाद में इसको हम लिख देते हैं y2 लिख देते हैं और इसको हम y1 लिख देते हैं। फिर यहाँ से जब निकलेगा तो लिखेंगे y1 डॉट y2 इनवर्स, ये y फाइनल हुआ। अब इन y1 और y2 को अलग सॉल्व कर लें ताकि यहाँ पर आसानी से सॉल्व करने के लिए, बहुत बंजियर इक्वेशन बन रहे हैं। तो y1 को लिखेंगे तो a बार प्लस a डॉट b इनवर्स ऑफ इनवर्स हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं a बार प्लस a डॉट b इनवर्स। इस तरह से y2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे a b इनवर्स ऑफ इनवर्स प्लस b इनवर्स ऑफ इनवर्स। अगर ऐसा सॉल्व हुआ तो ये लिखा जाएगा a डॉट b इनवर्स प्लस b। अब जरा देखिए इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर हम लिखें, फाइनलाइज करें तो क्या लिखेंगे, a बार प्लस a डॉट b इनवर्स ऑफ इनवर्स, और यहाँ पर डॉट लगा कर लिख देंगे ये वाला एक्सप्रेशन a डॉट b इनवर्स प्लस b। अब इनको चाहे तो स्प्लिट करके लिख दें, ये हो जाएगा a बार प्लस a डॉट b इनवर्स और फिर यहाँ प्लस हो जाएगा तो लिखा जाएगा a डॉट b इनवर्स प्लस b ऑफ इनवर्स। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा, a बार ओवर बार, फिर यहाँ लिखा जाएगा डॉट, इसे लिखेंगे a डॉट b इनवर्स ऑफ इनवर्स, फिर इसे लिखेंगे प्लस, यहाँ तोड़ दीजिए a डॉट b इनवर्स ऑफ इनवर्स प्लस b इनवर्स, प्लस की जगह डॉट हो जाएगा। अब इसको दिखा जाएगा तो a हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स प्लस b इनवर्स ऑफ इनवर्स, फिर इसको तोड़ेंगे तो a इनवर्स प्लस b इनवर्स ऑफ इनवर्स डॉट b इनवर्स। फाइनलाइज करते हैं, एक बल्जियर इक्वेशन बन रहा है लेकिन इसको केवल बुलियन से ही सॉल्व भी किया जा सकता है। तो a डॉट a इनवर्स हुआ, अब जरा देखिए b इनवर्स b हो गया, a से मल्टीप्लाई होकर a b हो गया। यहाँ देखेंगे तो ये देखिए ये b है और ये b इनवर्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा जाएगा a बार b बार प्लस b डॉट b बार। अच्छा ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बी प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स। अब यही आउटकम हो गया हमारा किसका, जरा देखिए सेकंड वाला आउटकम हमारा क्या होता है, इस बार सही हो जाता है। एक बल्जियर है लेकिन इसको बुलेन से सॉल्व करना ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेगा। प्रॉब्लम है बहुत बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कह रहे हैं एक पार्टिकल है, जब वो टूटता है तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, मासेस दोनों के क्या है याद रखिएगा m1 और m2 है। अगर ऐसा है तो हम एक बात जानते हैं कि जब पार्टिकल टूटता है तो p1 प्लस p2 क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, कांस्टेंट रहेगा, ये इनिशियल जो रहेगा उसके बराबर रहेगा। तो p1 प्लस p2 ये हो गया, तो p1 बराबर p2 हो गया। वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो डायरेक्शन अपोजिट रहेंगी और मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो p1 और p2 के मैग्नीट्यूड्स आपस में क्या है, सेम है। और देखिए जो हमारी वेवलेंथ होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो उस हिसाब से देखा जाए चूंकि मोमेंटम सेम है इसलिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 1:1 के बराबर होने चाहिए। देखिए इस प्रॉब्लम की बात करें तो फ्लूइड का क्वेश्चन है, आपको डराने के लिए दिखाया गया है। यहाँ पर एक ऐसे एल शेप्ड ट्यूब है, ये वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ये बेंटेड पोर्शन है और ये वाला पोर्शन बिल्कुल वर्टिकल है। लेकिन जब हमसे हाइट की बात पूछेगा, कह रहे हैं कि ए कितना होगा, ठीक है, पिस्टन ऑफ एरिया ए द वैल्यू ऑफ ए इज, एक ट्यूब है वो एल शेप्ड है, तो इसमें पूछा गया है कि प्रेशर बेसिकली कितना हो जाएगा, एफ बाई ए पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एफ बाई ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर कितना होगा। तो प्रेशर के लिए तो बस हमें देखनी होती है कि कितना हाइट लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड वाली हाइट ही क्या करेगी, एच रो जी। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड है तो थोड़ी ना वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जब हाइट होती है लिक्विड की तो क्या एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो प्रेशर दैट इज एफ बाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो जी एच। तो रो 1 मान लो इसमें रो 2 दिया हुआ है, रो 2 H2, रो 3 H3 और ग्रेविटी दोनों में रहेगा तो ग्रेविटी बाहर, रो 3 H3, तो रो 2 H2 रो 3 H3 इंटू ग्रेविटी, ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रो 1 H1 की कोई वैल्यू यहाँ पर ली नहीं जाएगी, मतलब इस लिक्विड की कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और प्रेशर में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इस प्रॉब्लम को देखते हुए चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक आसान सा प्रॉब्लम है। कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमें दे दिया है 1.6 मैग्नीट्यूड दे दिया है, cos 2 × 10⁷ z। तो याद रखिएगा ये z कैप है, यानी कि ये वेलोसिटी के बारे में जानकारी देता है। तो c जो कैप है, ये वेव की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो माइनस ऑफ k कैप है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिखी जा सकती है 2i कैप प्लस j कैप और इसका मैग्नीट्यूड दैट इज √5। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया है और हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, याद रखिएगा E इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, B क्रॉस C। अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो सीधा डायरेक्शन निकाल के सोल्यूशन बना सकते हैं। डायरेक्शन जैसे निकालने जाएंगे देखिए क्या हो जाएगा 2i प्लस j बाई √5 और क्रॉस में कर दीजिए माइनस k का, मल्टीप्लाई कीजिए जरा देखिए 2i क्रॉस k, लेकिन बाहर माइनस लगा है, i क्रॉस k याद रखिएगा क्या होता है, i क्रॉस k माइनस j होता है, लेकिन माइनस लगने की वजह से प्लस j हो जाएगा, तो 2j कैप हो गया।
अब जे क्रॉस के करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई हो जाएगा, बाहर माइनस लगाए तो माइनस आई √5, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए, 2j माइनस आई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, मतलब आई वाला माइनस जे वाला प्लस। तो ये किसमें मौजूद है, फोर्थ वाले में मौजूद है। अच्छा मैग्नीट्यूड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्या सीन है, मैग्नीट्यूड सबका बराबर है, तो उसको एलिमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए इस वाले डायरेक्शन से भी हमें पता चल रहा है कि वो केवल और केवल किसकी तरह से जा रहा है, वो माइनस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है वेव। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट चॉइस बन जाता है। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, जहां पर कहें 4 बल्ब हैं, वो किसी सर्किट में कनेक्ट किए गए हैं, उनकी रेटिंग्स दे दी गई हैं, कह रहे हैं कि कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट होगा। तो ब्राइटेस्ट जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं कि उनका रेजिस्टेंस निकाले और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो जरा देखिए ये दोनों B1 और B2 और B3 और B4 सीरीज में जुड़े हुए हैं, और ये बैटरी किसी बैटरी V वोल्ट से लगी हुई है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पहला B1 है वो 100 वोल्ट का है, 25 वॉट का है, तो इसका रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, मतलब वी स्क्वायर बाई पी लिखेंगे, 100 का स्क्वायर बाई 25, सॉल्व करने पर देखिए कितना आने वाला है, 400 ओम आने वाला है। R1 ले लीजिए, इस तरह से R2 निकालिए, R2 कितना हो जाएगा, 50 स्क्वायर बाई 50, एक 50 खत्म, देखिए कितना आ गया 50 ओम। फिर R3 निकालते हैं, तो R3 हो जाएगा 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 400। R4 निकालते हैं तो R4 में देखिए 50 वोल्ट दिया है, 50 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाई 25, 50 इंटू 50 ये आ जाएगा 100 ओम। तो इस तरह से हमने सभी के क्या निकाले हैं, रेजिस्टेंस निकाले हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 400 ओम है, यहाँ पर 50 ओम, देखिए 400 और ये 50, फिर यहाँ पर देखा जाए तो 400 है और ये वाला 100 है। तो जरा देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, तो अगर ऊपर वाली सर्किट में देखें I1 निकालें तो I1 की वैल्यू V डिवाइडेड बाई 450 हो जाएगा, और I2 निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई 500। तो ये तो पता चल गया है कि I1 इज ग्रेटर देन I2। अगर I1 बड़ा है I2 से, भाई देखिए दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में क्या नियम होता है कि जहां पर बड़ा रेजिस्टेंस है वहीं पर ज्यादा पावर ड्रॉप करेगा। तो इन इन दोनों में देखा जाए तो 400 में ज्यादा पावर ड्रॉप करेगा, इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ इस 400 में ज्यादा पावर ड्रॉप करेगा। अब इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो इस सर्किट में करंट ज्यादा जा रही है और इस सर्किट में करंट कम जा रही है, यानी कि सबसे ज्यादा पावर ड्रॉप इस B1 वाले के अक्रॉस होगा। तो सिंस पावर इन B1 इज ग्रेटर देन पावर इन B2 और B3 और B4, है ना। तो याद रखिएगा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, B3 ले लेते हैं, B2 और B3 में, B1 और B2 में देखेंगे तो पहले पता चलेगा, B3 और B4 में देखेंगे तो 400 वाला ज्यादा हो जाएगा, फिर इन दोनों 400 में कोई किसमें ज्यादा पावर ड्रॉप होगा, ऐसा देखकर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बिना आगे बढ़े सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, बड़ी आसान प्रॉब्लम है, हम लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम कई बार की है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इस इनको जीरो मान लेना है, जीरो पॉइंट अजम्पशन। जीरो पॉइंट तब मानते हैं जब बहुत सारे पॉइंट डिसाइड हो जाए। ये देखिए कितना हो गया 50 वोल्ट, यहाँ कितना हुआ 50 वोल्ट, यहाँ कितना हुआ 50 वोल्ट, यहाँ कितना हुआ 50 वोल्ट। तो इस सर्किट में करंट कितनी जाएगी, पहले वाले आर में I1 जिसे कह रहे हो, तो 50 माइनस 0/10 दैट इज 5 एम्पीयर। अच्छा ये नीचे की तरफ आ रही है, इधर की तरफ करंट आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर 50 है और ये वाला पॉजिटिव है तो इससे 10 वोल्ट ज्यादा होगा, मतलब ये वाला पॉइंट 60 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा अगर ये 60 वोल्ट है, ये 20 ओम है, तो करंट इधर की तरफ इसमें फ्लो करेगी। तो देखिए ये 60 वोल्ट और 20 ओम, I2 अगर हम निकालें तो 60/20 दैट इज 3 एम्पियर, यहाँ से करंट 3 एम्पियर आ गई। अच्छा इसमें देखें तो ये 50 है, ये 10 उससे कम होगा, मतलब 40 वोल्ट होगा, यहाँ 40 है यहाँ 0 है, तो I3 तीसरे आर में करंट हो जाएगी 40/20 दैट इज 2 एम्पियर। अच्छा इधर से 5 आई, इधर से जरा सोचिए 3 है, इधर से 2 आई, 5 और 3 8 और 2 10, ये 10 की 10 यहाँ से पास आउट करके वापस घूमेंगी, तो इसमें करंट कितनी हो जानी चाहिए, 10 एम्पियर हो जानी चाहिए। इस तरह इसका को देखते हैं, असर्शन रीजन का एक सिंपल सा सवाल है, करेंगे जब कांस्टेंट करंट मतलब पहले चुन लीजिए, इन स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए, जो कहता रहे लगाते रहिए। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। आई अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, करें इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई बराबर कई सारे फॉर्मूले हम जानते हैं, जैसे एक होता है आई इक्वल्स टू जे इंटू ए, ये जे बराबर आई बाई ए होता है, तो जे इंटू ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जे इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है, तो सिग्मा इंटू ई, जे बराबर क्या लिखा था, सिग्मा इंटू ई इंटू ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो सिग्मा तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, यानी कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखिए फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे रिलेशन में जाएगा, जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ रिलेट करे, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमेशा किया जाना चाहिए, बात ध्यान रखिए। फॉर्मूले तो बहुत सारे कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू रो इनटू जी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट इन्होंने चुना है कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला जो है वो ई बराबर क्या कहता है, ई बराबर कहता है रो इनटू जी, ठीक है, या रो की वैल्यू 1/, सिग्मा, तो जैसे जे को हमने सिग्मा इनटू रिप्लेस किया, उसी को फॉर्मूला ये कह रहे हैं। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा ऑप्शन एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो यानी कि जब ऐसा कोई रिलेशन आता है तो उसको हम सीधा सीधा कह देते हैं कि वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक का चला जा रहा है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स एक ही चीज पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो एक आसान सी प्रॉब्लम दिख रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की,
बस एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, उसे आपको याद रखना होगा। जैसे हमारी एक डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क, तो उसका सेंटर ऑफ मास बेस से कितना दूर होता है, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसकी वैल्यू चार्ट जब बनाए थे तो हम लोगों ने लिखी थी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, याद रखिएगा 4r/3π। अब इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली जो एक एक्सिस होगी जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी, उससे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमें पता होता है कि सेंटर ऑफ डिस्क के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। अब यहाँ पर समस्या आती है कि ये जो नई एक्सिस है वो यहाँ से हम मानेंगे जा रही है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस, जो मतलब हमारा जो पूरी डिस्क होगी उसकी जो सेंटर ऑफ मास होती है उसका वाला, तो उसको एक आई डैश कह देते हैं। और जो इसका एक्चुअल सेंटर ऑफ मास है उसको लिख लेते हैं, प्लस लिख देते हैं ma²। ए यही दूरी है जिससे इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो टेक्निकली यहाँ पर आई डैश हमें पता है, आई डैश की वैल्यू कितनी है, mr²/2। ICM हमें पता नहीं है, प्लस m, और दूरी वो देखिए 4r/3π का होल स्क्वायर कर दें, आंसर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन बन के निकल आएगा। ICM इज इक्वल्स टू mr²/2 माइनस m इंटू 16 ऑफ r²/9 ऑफ π²। सिंप्लीफाई करेंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, देखिए mr² 1/2, ये जो हमारा ऑप्शन आता है फर्स्ट, वो क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो कई सारे बार हम लोगों ने इस तरह की प्रॉब्लम की है जिसमें सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, वो फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल पे रखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है ऐसा कुछ, यहाँ पर एक्सिस है इसकी, कह रेडियस 2 मीटर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ये भी हमें दे दिया है 200 kg मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं 50 kg का आदमी जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है वो क्या करता है, वो इस एज के अलावा क्या करना शुरू करता है, चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसकी स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड से ही चलना शुरू करता है। तो कह रहे हैं इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा। तो पूरा जब ये चलना शुरू करेगा तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो भी रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो अगर उसका रिवोल्यूशन शुरू हो जाता है तो हम पहले ये निकालेंगे कि आखिर वो कितनी तेजी से घूमना शुरू कर रहा है। जब हमें वो मिल जाएगा तो फिर हम ये देख लेंगे कि इसकी टोटल वेलोसिटी क्या होगी, फिर टोटल वेलोसिटी से हम क्या कर सकते हैं, फाइनल सोल्यूशन तक जा सकते हैं। तो जरा हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो आई ओमेगा इज इक्वल्स टू mvr। तो इनिशियल इसका एंगुलर मोमेंटम जो कुछ नहीं हो रहा है तो जीरो है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम दोनों चलना शुरू किए हैं, मतलब ये घूमना शुरू किया है और वो डिस्क घूम, मतलब ये आदमी चलना शुरू किया, डिस्क घूमना शुरू की, तो आई ओमेगा। लेकिन इन दोनों की मोशन अपोजिट होगी, इसलिए आई ओमेगा माइनस mvr। जैसे वो चलेगा तो ये गाड़ी, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है पीछे की तरफ मूव करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन मूव करने की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपस में बराबर हो जाने चाहिए। आई लिखेंगे उस डिस्क का जो हमारी प्लेटफॉर्म है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि 200 दिया हुआ है, ओमेगा कितना हमें पता ही नहीं, मास हमें दे दिया है उस पर्सन का 50 है, वेलोसिटी उसकी 1 है, और रेडियस हमें ऑलरेडी दी गई है कि रेडियस बाई कितनी है, 2 है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 1/2 आ जाती है। 1/2 मतलब रेडियन पर सेकंड। अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी ओमेगा आर उस पेरीफेरी की आ जाएगी, क्योंकि आदमी चल तो पेरीफेरी पर रहा है, तो ओमेगा 1/2 और रेडियस 2, तो कुल मिलाकर देखा जाए 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ पेरीफेरी, मतलब जिस पॉइंट पर वो पर्सन चल रहा है वो पॉइंट इस डिस्क का कितनी स्पीड से घूम रहा होगा वो हमें मिल गया। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ये भी बड़ी बात है। तो अगर देखा जाए तो टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 2πr, चक्कर तो 2πr का ही लगना है, डिवाइड बाई टोटल वेलोसिटी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। याद रखिएगा सीधा डायरेक्टली जोड़ के लिख रहे हैं, 2π रेडियस इसका 2 हो गया, दोनों वेलोसिटी 2 हो गए, जुड़ के खत्म हो गया, आंसर आ गया 2π सेकंड। यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो जाता है, करेक्ट चॉइस। एक आसान सी प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहे हैं कि एक रोप है, उसको 10 मीटर की रोप है, मास उसका 15 kg, उसको लटकाया गया है। एक ब्लॉक है जो कि 5 kg का बॉटम से अटैच्ड है, फिर एक ट्रांसवर्स पल्स इससे पास आउट कराई गई है जो कि बॉटम पर वेवलेंथ जिसकी 0.0 है, तो टॉप पर वेवलेंथ क्या होगी। तो बहुत आसान सी बात यहाँ पर की जा रही है कि जब वेव ऊपर की तरफ जा रही है तो क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 ही kg का वेट लगा हुआ है, ऊपर जा रहा होगा तो 15 और 5 20 kg का टेंशन लग रहा होगा, तो वहां पर देखा जाए तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्पीड बदलेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर v की वैल्यू देखें तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है बताइए, रूट ओवर t बाई म्यू। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो v बाय लैम्डा है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, वो सोर्स पर डिपेंडेंट है। तो अगर उस बात के हिसाब से देखा जाए तो λ1 बाई λ2 इक्वल्स टू v1 बाई v2 होगी, और वेलोसिटी डायरेक्टली टेंशन पर डिपेंडेंट है तो t1 बाई t2 कर दो। तो पहले वेवलेंथ मान लो 0.08 है, बाद में वेवलेंथ पता नहीं क्या है, और पहले टेंशन जो है वो हमारा कितना है, यहाँ पर जब देखेंगे तो बॉटम में 50 ही है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 + 5 20, ये 200 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 खत्म, यहाँ 4 आ गया, रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, λ2 की वैल्यू
0.08 इंटू 2 दैट इज 0.16 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस बन जाएगा। अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो काफी ट्रिकी ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमें बहुत ध्यान देना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, उसको इनिशियल स्पीड u दे दी गई है किसी स्मूथ स्फेरिकल सेल में जिसका रेडियस कुछ 1 मीटर है, जैसे कि वो एक कंप्लीट सर्कल या कंप्लीट लूप बना सके। तो पार्टिकल का एक्सप्रेशन बताओ जब इसकी वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल है। तो पहली बात, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लगना है, यानी कि दो एक्सप्रेशन निकालने हैं, एक बात याद रखना बिल्कुल फिक्स करके। तो अब हमें निकालना है एक इसका सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन, और जब उस पॉइंट पर वर्टिकल इसकी वेलोसिटी हो जाएगी तो उस सिचुएशन में हमें निकालना है इसका रेडियल एक्सप्रेशन। तो बॉडी जब यहाँ पहुंचेगी तो इसके बारे में लगभग हम सारी चीजें जानते हैं। जब यहाँ से इसको कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी दी गई है तो √5gr होगी। अब सारी वेलोसिटी जब आप देख रहे थे तो इसकी वेलोसिटी याद कीजिए कितने लिख रहे थे, √3gr। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। फॉर्मूला u² - 2gr 1 - cos थीटा रखेंगे, थीटा को 90 रखेंगे, सोल्यूशन √, क्या आ जाएगा, 3gr आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये हुई। अच्छा, नीचे की तरफ इसमें mg भी लग रहा होगा। यह देखा जाए तो एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन यहाँ नीचे की तरफ ग्रेविटी भी होगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सप्रेशन ग्रेविटी में होता है। अब इस रेडियल एक्सप्रेशन की बात करें तो ए आर की वैल्यू क्या होती है बताओ, v²/r। v तो तुम्हें पता ही है 3gr/r, r से r उड़ा दो, एक्सप्रेशन रेडियल कितना हो गया 3r। अब अगर रेडियल एक्सप्रेशन 3r है, टेंजेंशियल एक्सप्रेशन ग्रेविटी के बराबर है, तो ए नेट क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर सम। क्योंकि हम एक बात तो जानते ही हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, 90 डिग्री पर रहेंगे। g² हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया, तो √10g² हो गया, दैट मीन्स g√10 हो गया। तो इस तरह से एक्सप्रेशन हमारा पहला वाला आ जाता है। बिल्कुल आसान सी बात है। जी को देख लीजिएगा, जहाँ पर जी भी यूज किया गया है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। कैपेसिटर और रजिस्टर लगा के बनाने की कोशिश होती है, लेकिन हम लोग डरते नहीं है। हम लोगों को बस ध्यान होता है कैपेसिटर कभी भी सर्किट में डीसी के साथ कैपेसिटर हटा दो, अगर वो ट्रांसिट स्टेट में नहीं है, स्टेडी स्टेट में है, तो कैपेसिटर हट गए तो बस ये 2 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 7 है। तो सर्किट में करंट कितनी होगी, सर्किट में करंट हो जाएगी 10 बाई टोटल रेजिस्टेंस है इसका 2 + 1 + 7, मतलब 1 एम्पियर की कुल मैटर आ गया। तो 1 एम्पियर का अगर कुल मैटर है तो कह रहे हैं कि स्टोर्ड एनर्जी इन 4 माइक्रोफेरेड। 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो देखो 4 माइक्रोफेरेड लगा कर है, एक उसका ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, मतलब करंट जब यहाँ से होते हुए इधर जा रही होगी तो इस पॉइंट के क्रॉस वो कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, देखो 1 ओम है, ये 7 ओम है, तो 1 एम्पियर की करंट यहाँ पर 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप करेगी, 7 वोल्ट यहाँ ड्रॉप करेगी। तो वोल्टेज अक्रॉस 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर कितना हो गया, 8 वोल्ट। अगर 8 वोल्ट वहां पर वोल्टेज ड्रॉप है तो अब कुछ बचता ही नहीं एनर्जी निकालने के लिए। हाफ ऑफ CV² लगाओ, बच्चों की तरह से सॉल्व करो। 4 माइक्रोफेरेड 10⁻⁻6, 8 का स्क्वायर दैट इज 64, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 32 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये 2 इंटू 10⁻⁻6। 1 to 8 वाला ऑप्शन देखिए, ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट चॉइस बन जाता है। आसान